नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी दुनिया अर्थात भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई 3 का ख वस्त्र उद्योग। इससे पहले के चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर सहित मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं वस्त्र उद्योग पर। आप देख सकते हैं यह है इकाई 3 जिसका नाम है उद्योग। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने उद्योग को अच्छे से समझा था। और उद्योग में हम लोग को मुख्य रूप से 3 प्रकार के उद्योग को पढ़ने थे, जिसमें पहला था लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वह है वस्त्र उद्योग, और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। और यही तीनों सिर्फ उद्योग हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे इस कलम का ही उदाहरण ले लीजिए। यह कलम जहाँ बना होगा, यह कलम तो देखने में प्लास्टिक का है, लेकिन जिस सांचे में इसको ढाला गया होगा यह लोहे का सांचे में ढाला गया होगा, ठीक है। और जिस फैक्ट्री में यह कलम बना होगा वह फैक्ट्री लौह इस्पात का ही बना होगा, ठीक है। यह जो आप कागज़ देख रहे हैं किताब का, ठीक है, यह कागज़ लकड़ी से बनता है, लेकिन जिस फैक्ट्री में यह कागज़ बना होगा वह भी लोहे का ही होगा। जिस प्रिंटिंग मशीन में ये छपाया होगा वह भी लोहे का ही होगा। तो लोहा जो है वह सारे उद्योग की जननी है। बिना लोहा या इस्पात के आप किसी भी चीज़ का कल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके घर में नहीं आ सकता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है इकाई 3 का ख, जिसका नाम है वस्त्र उद्योग। तो देखिए, यह जो वस्त्र उद्योग है यह भी हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रमुख उद्योगों में से एक है। क्योंकि देखिए, बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, बिना वस्त्र के उपयोग किए बिना कोई भी नहीं रह सकता है, ठीक है। आज वस्त्र घर घर का ज़रूरत बन चुका है। और अगर हम रोज़गार की बात करें तो आज के डेट में यह वस्त्र उद्योग हमारे देश में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाला उद्योग बन चुका है, ठीक है। आगे देखिए, आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है कि नीलम अपनी माँ और पिताजी के साथ बाजार गई थी, उन्हें कपड़े खरीदने थे। आपको भी कपड़े खरीदने होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। वे लोग बाजार में पहुँचे और चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, तरह तरह के कपड़े सजे थे। आप देखते होइएगा बाजार में बहुत सारे कपड़े सजे रहते हैं। वे सभी एक दुकान में गए। माँ ने दुकानदार से साड़ियाँ दिखाने को कहा। दुकानदार ने पूछा, कैसी साड़ियाँ दिखाऊं? बनारसी, सूती, सिल्क, कांजीवरम, शिफॉन, कोटा, पोचमपल्ली, संबलपुरी, बांधनी, मणिपुरी, गदवाल, जामदानी या फिर कोसा सिल्क, कैसा साड़ी? अब नीलम दंग हो गई यह सब सुन के। इतना सारा साड़ी का प्रकार। तो आप भी अगर दुकान में जाएंगे और दुकानदार आपको इस तरह से पूछ दिया कि आपको क्या चाहिए, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसके बाद नीलम का उस दुकानदार से बातचीत होने लगता है और वह दुकानदार नीलम को कपड़ों के बारे में समझाने लगता है। देखिए, असल में कपड़ा जो होता है वह पतले पतले रेशों यानी धागों से तैयार होता है। आप देख सकते हैं यह जो कपड़ा है यह देखिए पतला पतला धागा से बुना हुआ है, ठीक है। इस धागा को रेशा भी कहते हैं या फाइबर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कपड़ों की जो बुनाई होती है, इस धागों से जो कपड़ों की बुनाई होती है, इसी को हम टेक्सटाइल कहते हैं, ठीक। और दुकानदार जो नीलम को इतने प्रकार के कपड़ों के बारे में बता रहा था, तो प्रत्येक कपड़ा जो होता है, हर प्रकार का कपड़ा का जो रेशा होता है, इस तरह का रेशा, वह अलग तरह का होता है। अब देखिए, अभी आपने रेशा को जो जाना, जिसको इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, वह रेशा वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। यानी रेशे से ही वस्त्रों का उत्पादन होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का वस्त्र का। देखिए, रेशा जो है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। पहला है प्राकृतिक रेशा और दूसरा है मानव निर्मित रेशा। मतलब प्राकृतिक रेशा वह रेशा जो प्रकृति में उपलब्ध है, और मानव निर्मित मतलब वह रेशा जो मानव फैक्ट्रियों में उसका उत्पादन करता है, ठीक। प्राकृतिक रेशे में देखिए, ये कपास है जिसको कॉटन कहते हैं, रेशम है जिसको सिल्क कहते हैं, ऊन यानी ऊल, पटसन या पटुआ जिसको जूट कहते हैं, और लिनेन, ये इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है। तो यह सब प्रकृति से प्राप्त रेशा है यह सब, ठीक। इसके बाद देखिए, दूसरे नंबर में मानव निर्मित रेशा जो है, इसमें नायलॉन आता है, पॉलिएस्टर आता है, एक्रिलिक आता है, रेयॉन आता है। इन सब रेशों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है। देखिए, 8वीं कक्षा का यह विज्ञान का किताब है, ठीक है। और इसका चैप्टर 4 अगर आपने पढ़ा होगा तो यह चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, चैप्टर 4 है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। और ये इसका वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, साइंस वाले 8th क्लास के, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे भी देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपके लिए यह जो चैप्टर है वस्त्र उद्योग, यह काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यह जो रेशों का प्रकार है, इसमें जो प्राकृतिक रेशा है इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। प्राकृतिक रेशा में कौन कौन सा है? कपास है, रेशम है, ऊल है, पटुआ है, लिनेन है, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। हम चलते हैं पहले कपास पर। देखिए, कपास को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन, ठीक है। और कपास के उत्पादन में हमारा भारत देश पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का हमारे देश में, ठीक है। सूती वस्त्र, रुई तथा अनेक प्रकार के कपड़ों का उत्पादन इसे होता है कपास से, ठीक है। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है इस कपास को, ठीक।
और अगर इस कपास के उत्पादन की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में होता है इसका उत्पादन। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्राकृतिक रेशा है वह है रेशम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्क। देखिए रेशम के उत्पादन में हमारा भारत देश पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है रेशम का, उसके बाद हमारे भारत देश का ही स्थान आता है। ठीक, रेशम के रेशों से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और अगर हम अपने देश में इसका उत्पादन की बात करें तो रेशम मुख्य रूप से देखिए कर्नाटक, यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हमारे बिहार में भी इसका उत्पादन होता है और पश्चिम बंगाल में भी इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम यह समझ लेते हैं कि यह जो रेशम है इसका उत्पादन कैसे होता है। तो देखिए रेशम कीड़ों से उत्पादित किया जाता है। इन कीड़ों को पिल्लू कहा जाता है। ये कीड़े तितली के जाति के होते हैं। ठीक है, अंडा फूटने पर ये पिल्लू रेंगने लगते हैं। ये शहतूत के पत्तों पर पलते हैं क्योंकि शहतूत की पत्ती इनका सबसे अच्छा भोजन है। पिल्लू बड़े होकर अपने चारों ओर एक कोष बना लेते हैं और उसके भीतर ही रेशम का उत्पादन करते हैं। इस समय इन्हें कोया या कोकून कहा जाता है। ठीक है, कोष के भीतर रहने की अवधि पूरी होने पर रेशम को काटते हुए बाहर निकलकर तितली बनकर उड़ जाते हैं या उस कोकून को पानी में उबालकर भी रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रेशम जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? कीड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए रेशम के बारे में आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि रेशम वस्त्र उद्योग भागलपुर एक संदर्भ अध्ययन, यानी आपके बिहार के भागलपुर में भी रेशम का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। भागलपुर जिला पूर्वी बिहार का एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इस भागलपुर में बहुत ज़्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है कि यह कर्नाटक के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। सोचिए आपके बिहार के भागलपुर में इतना ज़्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। चलते हैं हम समझते हैं अगले रेशा को। हमारा अगला प्राकृतिक रेशा है ऊन। ऊन को इंग्लिश में कहते हैं ऊल। ठीक, ऊन मुख्यतः भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भेड़ तो आप देखे ही होंगे, भेड़ों के केश बाल से ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए भारत में भेड़ों की जनसंख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है तथा ऊन के उत्पादन के मामले में विश्व में 7वें स्थान पर है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि भेड़ों का जनसंख्या पूरे विश्व में तीसरा स्थान है लेकिन ऊन का उत्पादन 7वें स्थान पर है। ऐसा क्यों? घट कह रहा है ऊन, कहाँ चला गया ऊन? तो देखिए असल में हमारे भारत देश में कुछ लोग जो है वो भेड़ों का मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, तो वहाँ से इसका ऊन का उत्पादन थोड़ा कम जाता है। देखिए अगला बिंदु है कि ऊन से विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है जिसे हम ठंड में पहनते हैं। आप स्वेटर, मफलर, जितने भी चीज़ ठंड में पहनते हैं वह सभी का उत्पादन कहाँ से होता है? ऊन से होता है। ठीक है, ये काफ़ी गर्म कपड़े होते हैं। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्राकृतिक रेशे पे जिसका नाम है पटसन, जिसको पटुआ भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में जूट कहते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में भारत पटसन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी पटसन के उत्पादन में हमारा भारत देश नंबर 1 है। ठीक है, और 1859 में कोलकाता के समीप पिड़ीसरा नामक स्थान पर पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, और इस जूट के उत्पादन बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के राज्यों में बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। इस जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग रस्सी, धागा, मैट, कारपेट, बैग, बोरा इत्यादि वस्तुओं का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो अगला प्राकृतिक रेशा है वह है देखिए लिनेन। ठीक है, देखिए इस लिनेन से भी बहुत सारा कपड़ा बनता है। देखिए इसका प्रचार भी अभी हम पेपर में देखें तो सोचे आपको दिखा देते हैं, है ना। लिनेन से कपड़ा बनता है लेकिन इस लिनेन का उत्पादन उतना ज़्यादा मात्रा में होता नहीं है। असल में यह जो लिनेन है यह बहुत सारे पेड़ पौधों के रेशों से तैयार किया जाता है और यह जो लिनेन होता है यह काफ़ी सॉफ्ट होता है क्योंकि यह प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल रेशा है। ठीक है, अभी तो आपने प्राकृतिक रेशों के बारे में विस्तार से समझा। कपास, रेशम, ऊन, पटसन, पटुआ, है ना, लिनेन, सभी को अच्छे से समझा। अब हम समझते हैं मानव निर्मित रेशे को जिसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। तो देखिए मानव निर्मित रेशा में पहला है नाइलॉन। और अगर आप 8वीं कक्षा के विज्ञान वाले पुस्तक में देखेंगे तो यह जो नाइलॉन है, ठीक है, यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। यह नाइलॉन रेशा जो है वह मजबूत, लचीला और हल्का होता है। देखिए इससे क्या क्या बनता है, तो देखिए इससे पर्दा बनता है। आप जो मुंह धोते हैं जिस ब्रश से, उसका जो तार होता है वह भी नाइलॉन से बनता है। रस्सी बनता है, मोजा बनता है। इसके अलावा आप देखिए पैराशूट जो होता है यह सब किससे बनता है? नाइलॉन से ही बनता है। यह काफ़ी मजबूत होता है और हल्का होता है। इसके बाद मानव निर्मित रेशे में दूसरा जो रेशा है वह है पॉलिएस्टर। देखिए पॉलिएस्टर जो है यह भी संश्लेषित रेशा यानी फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है। इसको भी देखिए नाइलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं बुना जाता है। ठीक, और देखिए इस पॉलिएस्टर से क्या क्या बनता है, तो इससे बोतल, देखिए बर्तन, फिल्म,
तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अगला जो देखिए मानव निर्मित रेशा है वह है एक्रिलिक। ठीक है, तो देखिए एक्रिलिक क्या है, तो देखिए हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। ठीक, देखिए जितना भी स्वेटर शाल कंबल होता है वह ऊन से तो नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊनी जो होता है ओरिजिनल ऊन का वो काफ़ी महंगा होता है। लेकिन आप बाज़ार में देखते होइएगा 100-200 रुपये में भी स्वेटर मिलता है, शाल मिलता है। तो वह कैसा ऊन है भाई, तो देखिए वह जो ऊन है वह ऊन नहीं है, बल्कि वह क्या है, एक्रिलिक है। सारा गुण ऊन के जैसा ही है, लेकिन वह फैक्ट्री में बना एक्रिलिक है। ठीक है, देखिए इसके बारे में दिया है कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगे होते हैं, जो भेड़ों से प्राप्त होता है वह काफ़ी महंगा होता है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ठीक है, ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है और संश्लेषित रेशे से अधिक टिकाऊ और सस्ती होती है, यानी ऊन से ज़्यादा टिकाऊ और ऊन से ज़्यादा सस्ता होता है यह। ठीक, अगला जो मानव निर्मित रेशा है वह है रेयॉन। देखिए यह जो रेयॉन है यह फैक्ट्री में बनता है, लेकिन इसका जो रेशा होता है यह रेशम के समान होता है, सिल्क के समान होता है। अभी आपने जाना है कि रेशम जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है, कीट से यानी कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशे से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। कहने का मतलब यह जो रेयॉन है यह रेशम के जैसा ही गुणों वाला होता है। ठीक है, रेयॉन असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है। ठीक, और रेशम से क्या क्या बनता है, तो रंग बिरंगे बहुत सारे चीज़ जो भी रेशम से बनाए जाते हैं वह रेयॉन से भी बन सकता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि रेयॉन जो है वह मानव निर्मित है और रेशम से थोड़ा सस्ता है यह। ठीक है, अब देखिए दोबारा हम आते हैं अपनी किताब पे। देखिए यहाँ पे लिखा है आज से 250 वर्ष पहले। ठीक है, आज से 250 वर्ष पहले कपड़ों की बुनाई हाथ से करघे पर की जाती थी, लेकिन बाद में बिजली के करघे को चलाया जाने लगा और बाद में कई मशीनें आई जिससे कपड़ा बुनना आसान हो गया। ठीक है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ गई और कपड़े का उत्पादन जो है वह बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होने लगा। अब देखिए अगर हम पूरे विश्व में वस्त्र उद्योग का बात करें तो देखिए आपका भारत देश यहाँ है और यहाँ पे है इंग्लैंड देश, और इसी इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। और यह जो मैनचेस्टर है यह वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था पहले। ठीक है, आज भी है। मैनचेस्टर शहर को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ 1781 में ही रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना किया जा चुका था। सोचिए 1781 में ही, देखिए 1781 में ही बड़े बड़े फैक्ट्री यहाँ पे लग गए थे। तो ये बड़े बड़े फैक्ट्री हमारे भारत देश में कब आए, क्योंकि हमारे भारत देश में तो पहले चरखों से उत्पादन होता था वस्त्रों का, है ना, लोग हाथों से सूत काटते थे। देखिए बड़े बड़े वस्त्र उद्योग का जो फैक्ट्री था उसका तकनीक हमारे भारत देश में भी आया। और यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे कोलकाता है, और इसी कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी को देश की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई, किंतु असफल रही। यानी यहाँ पे स्थापना तो हुआ सबसे पहले, लेकिन फेल हो गया। कब? 1818 में। यहाँ उत्पादन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1851 में यहाँ महाराष्ट्र में देखिए मुंबई शहर है। ठीक है, इसी मुंबई में एक वस्त्र उद्योग का स्थापना हुआ, लेकिन यह भी फेल हो गया। लेकिन 1854 में देश का पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल का स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई में। किसके द्वारा? कावसजी डाबर के द्वारा, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हो गया। सोचिए 1854 में यहाँ पे मिल लगा और 2 साल के बाद 1856 में यहाँ से उत्पादन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यह जो अब 1854 में लगा यह सफल मिल था। इसके बाद यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया। ठीक है, और इसके बाद बहुत ज़्यादा मिल यहाँ पे लग गया मुंबई में, और भी अन्य मिल लग गए। ठीक, और इसके बाद मुंबई हमारे भारत देश का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग निर्माता नगर बन गया। ठीक है, आज भी है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, देखिए इसके बाद वस्त्र उद्योग जो है यह गुजरात में आया। देखिए गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद। ठीक है, तो 1859 में गुजरात के अहमदाबाद में सूती मिल स्थापित हुई और शीघ्र ही अहमदाबाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे फैक्ट्री लग गए। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के उपनाम से जाना जाता है। देखिए मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है, वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता था पहले, तो अहमदाबाद में भी बहुत ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होने लगा। तो इतना ज़्यादा उत्पादन होने लगा कि इसका नाम ही रख दिया गया भारत का मैनचेस्टर। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्त्र उत्पादन होता था, सूती वस्त्र। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर का नाम दे दिया गया, क्योंकि यह उत्तर भारत के क्षेत्र में है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में एक शहर है कोयम्बटूर। ठीक, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्त्र का उत्पादन होने लगा। ठीक, देखिए अहमदाबाद के बारे में आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र अहमदाबाद गुजरात राज्य का अग्रणी एवं मुंबई के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है।
ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ लगभग 250 बड़े वस्त्र उत्पादक इकाई है। यहाँ 250 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब देखिए अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के केंद्रित होने का मुख्य कारण क्या क्या है। तो देखिए यह कपास उत्पादक क्षेत्र के पास है, यानी गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। आप तो पढ़ेंगे पीछे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री लगा है, तो इसके लिए थोड़ा आसानी है कपास का इंतजाम करना। इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है वह सड़क, रेल व वायु मार्ग द्वारा देश से जुड़ा हुआ है अहमदाबाद, ठीक। समुद्र के निकट होने के कारण तैयार माल का निर्यात आसान है, यानी समुद्र के निकट है तो तैयार माल जो तैयार होता है इन फैक्ट्रियों में आसानी से दूसरे देशों में क्या किया जाता है, निर्यात यानी बेच दिया जाता है, ठीक। सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, यहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। कुशल श्रमिक मतलब जिनको बहुत अच्छे से आता है कपड़े तैयार करना। अनुकूल भौगोलिक दशा है, यानी कपड़ा उत्पादन के लिए जो भी भौगोलिक दशा चाहिए वह सारा यहाँ पे अवेलेबल है। सस्ती व पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता, वहाँ पे आसानी से बिजली उपलब्ध हो जाता है। देखिए इसके बाद कह रहा है कि अहमदाबाद जो शहर है यह साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम भी अवस्थित है, ठीक है। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में। अब इसके बाद देखिए कहीं भी वस्त्र उद्योग जो लगता है तो उसके स्थापना के सहायक कारक 7 है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस 7 कारक को अगर हम लोग ख्याल करके नहीं वस्त्र उद्योग का स्थापना करेंगे तो वह वस्त्र उद्योग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। हम इस सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए सबसे पहला जो कारक है वह कच्चे माल की उपलब्धता, यानी हमको यह उद्योग ऐसा जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पे कच्चा माल आसानी से हमको प्राप्त हो जाए। देखिए गुजरात महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता वाले कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध है। देखिए गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वर है और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। इसलिए जितना भी सूती वस्त्र का फैक्ट्री है वह गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास में ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊन से बनने वाले कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पंजाब कश्मीर में ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में ऐसे जानवर पाए जाते हैं, भेड़, ठीक है, जिससे आसानी से ऊन प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए वहाँ पे हमको फैक्ट्री को स्थापित करना चाहिए, ठीक। अगला है देखिए परिवहन की सुविधा। कहने का मतलब हमको ऐसा जगह पे वस्त्र का फैक्ट्री लगाना चाहिए जो बंदरगाह, सड़क, रेल मार्ग और वायु मार्ग से नज़दीक पर अवस्थित है। क्यों? क्योंकि ताकि कच्चा माल आसानी से वहाँ पे पहुँचाया जा सके फैक्ट्री में, और जो तैयार माल है उसको संपूर्ण देश में पहुंचाया जा सके या फिर विदेशों में भी उसको बेचा जा सके, ठीक। उदाहरण के लिए देखिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर इत्यादि जो भी शहर में जहां कपड़ा का उत्पादन होता है वह सब बंदरगाह, सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग इत्यादि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वह है जलवायु। देखिए किसी भी वस्त्र उद्योग के लिए नॉर्म जलवायु आवश्यक है। नॉर्म जलवायु का मतलब होता है ऐसा जलवायु, जैसे बरसात के समय आपके बिहार राज्य में कैसा मौसम रहता है, यानी हवा में पानी थोड़ा थोड़ा मिला हुआ रहता है, तो वैसा ही जलवायु चाहिए किसके लिए, वस्त्र उत्पादन के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कपास का जो रेशा होता है वह धागा उसका टूटने लगेगा। तो जितने भी शहर है जो समुद्र के आसपास है, जैसे अहमदाबाद है, गुजरात का, महाराष्ट्र का मुंबई है ना, कोलकाता है, तो यह सब जो जगह है यहाँ पे नम जलवायु रहता है, तो यहाँ आसानी से वस्त्र का उत्पादन हो जाता है। देखिए इसके बाद अगला है पूंजी की उपलब्धता। कहने का मतलब बड़े बड़े वस्त्र का उद्योग अगर आप लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। कोई आम आदमी तो उद्योग लगा नहीं सकता है ना। और मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक। तो इस उद्योग के लिए पैसा भी चाहिए, यानी पूंजी चाहिए। इसके बाद अगला है श्रम की उपलब्धता, यानी आप अगर उद्योग लगा रहे हैं तो उद्योग तो खाली मशीन से चलेगा नहीं, उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए, ठीक है। तो कुशल कारीगर जो है, कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाए, यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद अगला है बाजार, है ना। आप फैक्ट्रियों में सिर्फ उत्पादन करना ही आपका मकसद नहीं है, जो उत्पादन हो रहा है उसको बाजार में बेचना भी है आपको, है ना, तब ना आप पैसा कमाएंगे। तो कपड़ा का उत्पादन ऐसे जगहों पर होना चाहिए जहाँ से बाजार के निकट स्थित हो, है ना, और वहाँ से आसानी से उस कपड़ों को बेचा जा सके बाज़ारों में, ठीक। उसके बाद है 7वां नंबर सस्ती ऊर्जा की सुविधा, यानी बड़े बड़े फैक्ट्री जो है वो तो डीजल पेट्रोल से चलेंगे नहीं, है ना, उनको बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। और अगर बिजली उनको सस्ते दामों में मिलेगी, ज़्यादा मात्रा में कपड़ों का उत्पादन होगा वहाँ पर, आसानी से होगा। तो अभी जो आपने इन 7 चीज़ों को देखा है यह वस्त्र उद्योग के लिए सहायक कारक है, ठीक। अब देखिए हम लास्ट में इस सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सूती रेशे
सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने तो पढ़ा ही है पीछे कि सूती वस्त्र के उत्पादन में हमारा देश जो है वह कितने स्थान पर है, पहले स्थान पे है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। यानी जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है कपड़ों का, उसमें 25% का हिस्सा जो है वह सिर्फ भारत का ही है। ठीक है, भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी अभी की सरकार ने जो प्रतिवर्ष कपड़ों का उत्पादन होता है उस लक्ष्य को 2030 तक 72 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ठीक, इसके बाद देखिए 1950-51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया जाता था, लेकिन वह अब बढ़कर कितना हो गया है, 34 अरब वर्ग मीटर हो चुका है। ठीक, हमारे पारंपरिक वस्त्र उद्योग को कृत्रिम धागे यानी सिंथेटिक वस्त्र उद्योग से कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि ये धागे सस्ते तथा टिकाऊ होते हैं। अभी आपने पढ़ा है रेशा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक रेशा जो होता है वह थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका उत्पादन खेतों में होता है, ठीक, या जीवों से होता है। लेकिन यह जो सिंथेटिक कपड़े हैं, सिंथेटिक रेशे हैं, जो जिनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है यानी मानव निर्मित है, वे सस्ते होते हैं, ठीक है, और टिकाऊ होते हैं। इसलिए इनको कड़ा टक्कर मिल रहा है इस पारंपरिक वस्त्र उद्योग से। ठीक है, इसका रख रखाव और उपयोग भी बहुत सुविधाजनक और सस्ता है। किसका? मानव निर्मित रेशों का। इसलिए उनकी मांग भी बहुत है। देखिए भारत जापान को सूत निर्यात करता है। देखिए सिर्फ जापान को ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों को सूत निर्यात करता है हमारा भारत देश। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देशों में को मुख्यतः निर्यात किया जाता है। ठीक, और देखिए विदेशों में हम सामान बेचने का बात करें यानी निर्यात का बात करें, यहाँ से जो सामान बेचते हैं हमारे देश से दूसरे देशों में और पैसा कमाते हैं, तो उसमें 12% योगदान जो है वह सिर्फ और सिर्फ वस्त्र उद्योग का है। और आपने पढ़ा भी है पहले कि यह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मामले में यानी रोजगार उत्पन्न करने के मामले में हमारे देश में यह दूसरे स्थान पे आता है कृषि के बाद। और अगर हम जीडीपी का बात करें यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का, तो हमारे पूरे सकल घरेलू उत्पाद में इस वस्त्र उद्योग का योगदान 2% है, जो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से आपको एक को सही करना है, प्रयास खुद से करें। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला प्रश्न है कि टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है। तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना, आप पहले भी पढ़ चुके हैं किताब में। ठीक, अगला प्रश्न है देश में कपड़ों की मिल सबसे पहले लगाई गई थी। देखिए कपड़ा का मिल देश में सबसे पहले कोलकाता में लगाया गया था 1818 में, लेकिन फेल कर गया था। फिर बाद में मुंबई में लगाया गया 1854 में, यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि 1854 में कपड़े की मिल लगी थी कहाँ। तो देखिए 1854 में कहाँ लगा था, मुंबई में लगा था। ठीक है, इसके बाद है सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए सिल्क जो है यह कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद है वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। देखिए वस्त्र उद्योग के लिए ऊर्जा भी जरूरी है, कच्चा माल भी जरूरी है और श्रम भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। पहला प्रश्न है कि भागलपुर शहर डैश वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इन सब चीज़ों को आप किताब में पढ़ चुके हैं। चलते हैं, इसके बाद हम आगे कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। पहला है प्राकृतिक रेशे क्या है। तो देखिए प्राकृतिक रेशा ऐसा रेशा जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे कपास, रेशम, ऊन, पटसन या पटुआ, लिनेन इत्यादि। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो मानव निर्मित रेशा कौन कौन सा है, आपने पढ़ा है पीछे, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। ये सभी कैसे रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं। अगला प्रश्न है कि मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों। इसके उत्तर में लिखेंगे कि मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है और जल्दी बनता है। धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला है, लेकिन अब यही कला उद्योग का रूप ले चुका है। मशीनों से कपड़े बनाने में कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल खरीदना भी सस्ता पड़ता है। इसलिए मशीन से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है और क्यों।
इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी मुख्य रूप से पंजाब, कश्मीर इत्यादि राज्यों में ज़्यादा होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो ऊन प्रदान करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, इसको थोड़ा बड़ा में आपको आंसर करना है। इसमें पहला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। और वस्त्र उद्योग में सहायक कारक आप पीछे पढ़ चुके हैं, देखिए 7 है। ठीक है, आप इस 7 को पढ़ के इसको आप छोटा करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक कारक में क्या करें, 1 लाइन 2 लाइन आप लिखते चले जाएं, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा खुद से भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सारा किताब में दिया हुआ है आपका। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं कि सूती वस्त्र के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950-51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीनों द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं, जिसे गिनिंग कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। 1854 में देश का पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल का स्थापना मुंबई में कावस जी डाबर के द्वारा किया गया। और आज सूती वस्त्र के उत्पादन में हमारा भारत देश पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस तरह से आपका यह अध्याय अब खत्म हो गया। यहाँ देखिए कुछ करने को है, यहाँ पे आपको खुद से कुछ करना है। ठीक है, आपने अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया, आपने अच्छे से सभी चीज़ों को, तथ्यों को समझ लिया, पढ़ लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा ले, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचता रहे रोज़ रोज़। और अंत में कहना चाहेंगे, आप पढ़ते रहें, खुश रहें।